में हम लोग हालावाद पढ़ने वाले हैं। छायावाद और प्रगतिवाद के बीच का ऐसा समय जहाँ 3-4 वर्ष के समय के लिए छायावाद के एक दूसरे रूप, या ये कह सकते हैं कि छायावाद के ही एक दूसरे संस्करण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसकी रचनाएं हालावाद के नाम से प्रचलित हुई हैं। हालावाद में सबसे बड़ा जो नाम है वो कवि के रूप में हरिवंश राय बच्चन का लिया जाता है। वही हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि हालावाद कहते किसको है, क्या अर्थ है हालावाद का। हाला जो शब्द है वो बना है इसका अर्थ होता है मदिरा, शराब या फिर सोमरस। ये इसका शाब्दिक अर्थ है हाला का। हालावाद ये शब्द जब सामने आता है तब ये हाला से बना है, जिसका अर्थ मदिरा या शराब है। लेकिन ये मदिरा और शराब किस चीज की है, किस बारे में बात करती है, या इस समय विशेष की कविताएं या इस वाद विशेष की कविताएं जो है वो कैसी शराब पिलाती है हमें, उस शराब का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर भी एक तरीके से देखा जाए तो प्रतीकात्मकता है। जैसे छायावादी कविता में भी प्रतीकात्मकता रही है, व्यक्तिवादिता रही है, ठीक वैसी व्यक्तिवादिता और प्रतीकात्मकता हालावाद में भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन हालावादी कविताओं के विषय जो थे थोड़े से भिन्न थे। इस तरह से अभी हम इसके बारे में जानते हैं। बच्चन ने अपनी हालावादी कविताओं में इस हाला शब्द को गंगाजल, हिमजल, प्रियतम, सुख का विराम स्थल और जीवन के कठोर सत्य, जीवन की क्षण भंगुरता आदि अनेक प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है। किसको? हाला शब्द। हाला के भिन्न भिन्न प्रतीक है। मे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हालावाद में बच्चन द्वारा रचित कविताओं में हाला शब्द को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। इस हाला प्रतीक का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आप ये याद रखें, गंगा जल के रूप में, हिम जल के रूप में, प्रियतम के रूप में, सुख के अविराम स्थल। अविराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब बिना रुके। जीवन के कठोर सत्य को भी हाला कहा है और जीवन की क्षण भंगुरता को भी हाला से तुलना करके उसे एक प्रतीक रूप में कविता में इस्तेमाल किया है। तो भिन्न भिन्न प्रतीकों के माध्यम से बच्चन जो है इस हाला शब्द को अपनी कविता के माध्यम से रखते हैं। अगर हम बात करें हालावाद शब्द जो साहित्य में इस्तेमाल हुआ है उसकी, तो इसका मतलब हो गया शब्दकोश के अनुसार हालावाद। जब शब्द को आप डिक्शनरी में देखते हैं तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है? साहित्य है ये एक तरीके। विशेषतः काव्य की वो प्रवृत्ति या धारा जिसमें हाला या मदिरा को वर्ण विषय मानकर काव्य रचना हुई हो, ये है इसका शब्दकोश के अनुसार अर्थ, या आप कह सकते हैं शब्दकोश के अनुसार हालावाद की परिभाषा। तो ये जरूर याद रखें, शब्दकोश के अनुसार हालावाद की परिभाषा। ऐसा डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये पंक्ति दी जा सकती है सीधे से। साहित्य जो विशेषतः काव्य की एक प्रवृत्ति या धारा के रूप में प्रचलित था जिसमें हाला या मदिरा को वर्ण विषय मान करके काव्य रचना हुई है, ये परिभाषा किसके अनुसार है? और ऑप्शन में शब्दकोश हो सकता है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार। दूसरे आलोचकों के नाम भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखना ये शब्दकोशीय परिभाषा है। हालावाद को हिंदी शब्दकोश में इस तरीके से रखा गया है। हर एक शब्द की जैसे पारिभाषिक अर्थ होते हैं ना, ठीक वैसे ये पारिभाषिक अर्थ है हालावाद का। आधार क्या रहा है? ध्यान रखना, हालावाद का आधार रहा है उमर खयाम की रुबाइयां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हालावाद का आधार उमर खयाम की रुबाइयां, और इसी से प्रभावित होकर के बच्चन ने हालावादी प्रवृत्ति की रचनाएं लिखी है। बच्चन बहुत ज्यादा प्रभावित थे उमर खयाम की रुबाइयों से। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में पत्र पत्रिकाएं इत्यादि आती थी साहित्य की, तो उसमें एक दिन मैंने देखा कि उमर खयाम का एक चित्र छपा हुआ है किसी पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर।
और उसके नीचे लिखा हुआ था उमर खयाम। मैंने उस उमर खयाम शब्द को उमर खत्याम पढ़ा और इसका अर्थ मैंने अपने हिसाब से लगाया कि उम्र जो है वो ऐसी चीज है जो खत्म हो जाती है। जीवन की क्षण भंगुरता से संबंधित सीख मिली उन्हें पत्रिका के उस कवर पृष्ठ को देख करके, उमर खयाम के चित्र को देख करके। उसके नीचे ये लिखा था उमर खयाम, और इसको बच्चन ने समझा उमर खत्याम। और उमर खयाम का जो चित्र था वो एक तरीके से कहें तो उनका जो चेहरा था वो निराशा, अवसाद, इन सब से आवृत था। तो बच्चन को लगा कि ये कोई बूढ़ा आदमी है और इस बेचारे की उम्र जो खत्म होने वाली है, और उसी के बारे में शायद इस पत्रिका में लिखा हुआ है। वो जो पत्रिका थी वो उमर खयाम पर केंद्रित थी। उनकी रचनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा उस पत्रिका के उस अंक में की गई थी। बच्चन ने जब उस पत्रिका को पढ़ा तब से ही उमर खयाम का प्रभाव उनके साहित्य पर, मतलब उनके जीवन पर आने लगा। उसके बाद तो वो उमर खयाम के बहुत बड़े फैन बन गए और उन्होंने उमर खयाम की कई रुबाइयों का अनुवाद भी किया और उन्हीं को आधार बना करके हालावादी रचनाएं लिखी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मधुशाला। हालावादी काव्य का संबंध किस साहित्य से है? ईरानी साहित्य से है, जिसका भारत में आगमन अनुदित साहित्य के माध्यम से हुआ है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं अगर कोई बनाने वाला हुआ तो। हालावादी साहित्य की देन है, निम्न में से कौन सा साहित्य हालावादी साहित्य की देन है? ईरानी साहित्य, अरबी फारसी साहित्य, इस तरीके के ऑप्शन वो रख सकते हैं और आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्या आधार रहा है? ईरानी साहित्य रहा है। उमर खयाम उसी ईरानी साहित्य से प्रभावित होकर के अपनी रुबाइयाँ इत्यादि लिखा करते थे, और इसका प्रभाव हिंदी में बच्चन पर आता है सबसे ज्यादा, और बच्चन जो है इसी तरीके की हालावादी रचनाएं लिखते हैं। जब छायावादी काव्य की धारा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इस तरीके का साहित्य जो है हमारे सामने आता है जहाँ पर शराब और जो है शराब और शराब से संबंधित चीजों को वर्ण विषय बना करके कविताएं की गई, और वो कविताएं भी साहित्यिक रचनाएं मानी गई। ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई? क्या रीजन रहे थे? क्योंकि शराब के बारे में तो कविताएं रीतिकाल में भी खूब लिखी गई थी, लेकिन वो साहित्य का हिस्सा नहीं बनी। ये कविताएं क्यों साहित्य का हिस्सा बनी, इसके पीछे बहुत सारे और जबरदस्त कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये रहा है कि जब छायावादी काव्य की एक धारा स्वच्छंद होकर के व्यक्तिवादी काव्य में विकसित हुई, तभी इस नवीन काव्य धारा में व्यक्तिक चेतनाओं का सामंजस्य होता है, और इन व्यक्तिवादी या स्वच्छंद धारा वाले कवियों की व्यक्तिक चेतनाओं से युक्त कविता जो है वही हालावाद कहलाया। अब देखिए, हालावाद में और छायावाद में बहुत माइनर से अंतर है। हालांकि विस्तृत रूप से हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे हालावाद और छायावाद में अंतर क्या है और किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर विशेषताएं पूछी जाए तो। लेकिन एक बहुत सूक्ष्म जो अंतर है ना वो ये है, देखो छायावादी भी स्वच्छंद कवि थे, छायावादियों पर भी व्यक्तिवादिता का आरोप लगता है, लेकिन ये जो नई काव्य धारा बनी जो उमर खयाम से प्रभावित थी, जो ईरानी साहित्य से प्रभावित थी, इस काव्य धारा में पूर्ण रूप से व्यक्तिक चेतनाओं को अभिव्यक्त किया गया। व्यक्तिक चेतनाएं छायावाद में भी है, लेकिन छायावाद में वो व्यक्तिक चेतनाएं एक व्यक्ति की नहीं रह करके संपूर्ण लोक और जगत की बन जाती है, और यहाँ यहाँ उस कवि का ही रोदन है जो कविता लिख रहा है। क्लियर? ये एक माइनर सा अंतर है। और एक और जो बड़ा रीजन रहा है हालावाद के अस्तित्व में आने के पीछे वो ये रहा कि भाषा के स्तर पर छायावादी कविताएं बहुत ज्यादा दुरूह थी। भाषा, भाव, कथन, कहन के स्तर पर देखी जाए तो छायावादी कविताओं की जो है क्लिष्टता वो लोगों को अखरती थी। धीरे धीरे हिंदी का पाठक वर्ग कम होने लगा। दूसरी तरफ ईरानी साहित्य से प्रभावित, उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित होकर के, और बच्चन ने वही अपने दुख, अपने वियोग, अपनी मनस्थिति को लोगों के सामने रखा, और उसकी भाषा सरल थी, उसके भाव सरल थे, बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति को समझ में आ सकते थे, इस तरीके के भाव थे उनके।
शिल्प के स्तर पर भी ये कविताएं कुछ विलक्षण नहीं थी, सामान्य थी। और सामान्य चीजों को एक पाठक जो है वो आराम से समझ सकता है, एक आम पाठक वो आराम से समझ सकता है। और जब भाव साम्यता होती है, क्योंकि उस समय में भारतीय जनता देखी जाए तो उन्हीं स्थितियों में थी जिन स्थितियों का जिक्र जो है अलाहाबादी रचनाकार करता है या छायावादी रचनाकार करता है। स्थितियां वही है, लोगों की मनोस्थिति वही है, मगर एक उसको कठिनता के साथ प्रस्तुत कर रहा है, क्लिष्ट भाषा क्लिष्ट शिल्प के साथ प्रस्तुत कर रहा है। उसमें प्रतीक इतने गहरे हैं, उसमें बिंब इतने गहरे हैं कि एक आम पाठक को समझने में दिक्कत महसूस हो रही है। दूसरी तरफ एक ऐसा रचनाकार है जो उन्हीं विषयों को या उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं मनोवेदनाओं को बड़े ही सरल रूप में प्रस्तुत कर रहा है, एकदम सीधे साधे और सामान्य से अंदाज में प्रस्तुत कर रहा है। तो ज्यादा प्रसिद्धि किसको मिलेगी? जो सरल रूप में प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि आम पाठक या आम वर्ग, आम श्रोता जो है वो सरलता की तरफ जाएगा। विशिष्ट वर्ग का पाठक जो है वो हो सकता है उसे क्लिष्ट चीजें पसंद हो। तो ये दो बड़े रीजन रहे हैं जिनकी वजह से हालावाद जो है अस्तित्व में आता है। हालांकि लंबा समय नहीं चलता हालावाद का, 1933 से लगा करके और 1936 तक का जो समय है वही हालावादी युग का समय माना जाता है, वही हालावाद का समय है। रचना जो है बच्चन की 1935 में आती है, लेकिन उससे पहले छिटपुट स्तर पर हालावादी प्रकार की रचनाएं जो है सामने आना शुरू हो जाती है। 1935 में मधुशाला प्रकाशित होती है, जो हालावादी काव्य की सबसे बड़ी कृति है, जैसे छायावादी काव्य की कामायनी है। परिभाषा क्या दी हालावाद की अलग अलग लोगों ने? शब्दकोश की परिभाषा, हिंदी शब्दकोश की परिभाषा अभी अभी हमने देखी है। इसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त एक विश्लेषक आलोचक रहे हैं। उत्तर छायावाद या फिर छायावादोत्तर एक ही बात हो गई। इस काव्य को तीन काव्य धाराओं में विभक्त करते हैं। तीन काव्य धाराएं कौन कौन सी? एक जिसमें राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि जो लोग हैं, सोनलाल द्विवेदी वगैरह, वो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित काव्य लिखते हैं। व्यक्ति चेतना प्रधान, अब भी सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेव वर्मा इत्यादि लोग जो है उत्तर छायावाद में भी व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य की रचना कर रहे थे, समष्टि चेतना प्रधान काव्य की रचना कर रहे थे। व्यक्ति चेतना का मतलब जहां एक वर्ग विशेष के व्यक्ति की समस्याएं केंद्र में हो। जैसे पंत जो है धीरे धीरे प्रगतिवादी विचारों की तरफ आकृष्ट हो रहे थे और उसी समय ग्राम्य जैसी रचना लिखते हैं जिसमें ग्रामीण जीवन की समस्याओं को चित्रित करते हैं, कृषक वर्ग की समस्याओं को चित्रित करते हैं, मजदूर वर्ग की समस्याओं को निराला रखते हैं। और ये सारे लोग जो है ना व्यक्ति चेतना प्रधान रचना कर रहे हैं। समष्टि चेतना प्रधान काव्य जब उन्हीं भावों को, उन्हीं विचारों को आम व्यक्ति के साथ जोड़ के देखा जाए, आम व्यक्ति उस संदर्भ में जब विचार करें तो वो समष्टि चेतना प्रधान काव्य बन जाता है। पिछला जो स्तर है रचना रचना का, पिछला जो स्तर है काव्य धारा का, जिसमें व्यक्तिगत समस्याएं रखी गई, जिसमें व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की समस्याएं रखी गई, जैसे अलाहाबादी काव्य मध्यम वर्ग का काव्य है, निम्न मध्यम वर्ग का उसकी समस्याओं को चित्रित किया गया है अलाहाबादी काव्य में और उत्तर छायावादी काव्य में। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य को ही अलाहाबादी काव्य कहा गया है, यानी कि इसमें इनका वर्णन किया गया है, विषय वस्तु कहां से उठाई गई है। ऐसा समाज जो दुख में, जो करुणा से पीड़ित है, जो विषाद से, जिसकी जीवन शैली विषाद से युक्त है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, जिसके जीवन में दुख ही दुख है और समस्याओं से जूझ रहा है, वो एक समस्या के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सुख की कहीं पर भी रिक्ति नहीं है, सुख का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार के लोगों को विषय बना करके बच्चन, पंत ने भी लिखा, महादेवी वर्मा ने भी लिखा। हालांकि महादेवी वर्मा का काव्य
व्यक्ति चेतना के साथ साथ व्यक्तिवादिता पर चला जाता है। लेकिन बच्चन और ये जो लोग रहे हैं, इनके काव्य में व्यक्ति चेतना प्रधान रही है। इसलिए हालावादी साहित्य में उन्हीं लोगों को रखा गया है जिनके काव्य में व्यक्ति चेतना प्रधान है। एक व्यक्ति विशेष का दुख है, एक वर्ग विशेष के व्यक्ति का दुख है। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, समष्टि चेतना की बात तो नहीं आती है, लेकिन एक वर्ग के दुखों को जरूर वो रचनाकार लिख देता है। जैसे किसी एक किसान की स्थिति का जिक्र किया, आपको एक रचना बताई थी पंत की, वे आंखें। उसमें किसी एक किसान के जीवन को चित्रित किया गया है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा किसान समुदाय चित्रित हो जाता है। प्रत्येक किसान की वही समस्या नजर आती है, प्रत्येक किसान जो है उन्हीं समस्याओं से जूझता दिखाई देता है। ये व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य जो है वो हालावादी काव्य कहा गया। छायावाद का एक संश्लेषित रूप था, छायावाद का एक संक्षिप्त रूप। छायावादी काव्य में भी व्यक्ति चेतना के आरोप लगे हैं, लेकिन ये हुआ कि जब उसका विस्तार किया गया, उसका भाव पल्लवन किया जाता है छायावादी रचनाओं का, तो वो समष्टि को घेर लेता है। और दूसरी तरफ हालावादी साहित्य का विस्तार करें या कुछ भी करें, प्रत्येक व्यक्ति उस साहित्य से अपने को जुड़ा हुआ तो महसूस करता है, लेकिन उस प्रत्येक व्यक्ति का जो संसार में निहित है, संसार में मौजूद है, उस व्यक्ति का वो दुख हो नहीं सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन ये भी रहा है, मधुशाला की इतनी प्रसिद्धि का एक कारण ये भी रहा है, वो भारत की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, लेकिन रूस के जैसे अन्य देशों में जहां पर सोवियत क्रांति या फिर ये कहें कि समाजवादी विचारों का प्रभाव रहा है, मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव रहा है, उन तमाम देशों में भी मधुशाला उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी कि भारत में प्रसिद्ध है। इसी वजह से काव्य में विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो किताब है, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताब जो है, उन टॉप 10 बुक्स में मधुशाला का नाम रहता है। व्यक्ति चेतना का काव्य जरूर है, लेकिन पाठक जो है उससे जुड़ता है, पाठक उस दर्द को महसूस कर सकता है क्योंकि अपने आसपास ऐसी समस्याएं वो देखता है। डॉक्टर नगेंद्र ने ये परिभाषा किसकी है, ये है गणपति चंद्रगुप्त की, कि इन छायावादोत्तर काव्य को 3 धाराओं में व्यक्त किया जा सकता है: राष्ट्रीय चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान, समष्टि चेतना प्रधान। और इसमें से व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य को हालावादी काव्य कह सकते हैं हम, ऐसा गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। ये संपूर्ण रूप से गणपति चंद्रगुप्त की परिभाषा हो गई। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गणपति चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावादी काव्य को कितनी धाराओं में विभक्त किया है, या निम्न में से कौन सी धारा है जो गणपति चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद की नहीं बताई है। इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है। सर, व्यक्ति चेतना और व्यक्तिवादिता एक ही है ना? ठीक है सर। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? नगेंद्र ने कहा कि छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता को व्यक्तिक कविता कहा है। देखिए, गणपति चंद्रगुप्त भी इसको व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र भी क्या कहते हैं कि ये व्यक्तिक कविता ही है। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का या वर्ग विशेष के किसी एक व्यक्ति को जो है केंद्र में रख करके कविता की गई है। लेकिन एक अंतर जो है हालावाद में और छायावादी व्यक्ति चेतना या व्यक्तिवादिता पर, जो व्यक्तिवादिता की जो बात की जाती है छायावाद में, उसमें अंतर है विषय को लेकर के। यहाँ जीवन में उल्लास की सृष्टि, उस गंभीर परिस्थितियों से, समस्याओं से जूझते हुए बाहर निकलने की चेतना का जिक्र किया गया है, बाहर निकलने की परिस्थितियों के बारे में बताया गया है, उसे एक आत्मबल देने की कोशिश की है हालावादी काव्य में। ये हालावादी काव्य की एक सकारात्मक विशेषता है, और छायावादी काव्य में वो वहीं पर है। उस अंतर्जाल से बाहर निकलने की न कोशिश कवि कर रहा है, न पाठक कर पाता है। रीजन की कवि उसे कोई रास्ता ही नहीं देता है, बल्कि उसे और रहस्यात्मकता की गलियों में ले जाकर छोड़ देता है। कभी उसमें आध्यात्मिक तुक ढूंढ देता है, कभी उसमें कोई रहस्यवादी पुट डाल देता है। इस तरीके से वो उलझा कर वहीं रख देता है छायावाद का कवि। और हालावादी कवि जो है ना, वो उसमें आत्मबल भरता है कि तुम यहां से निकल सकते हो।
तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इन समस्याओं से पार ले जा सकती है। शक्ति के रूप में यहाँ पर कवियों ने क्या किया है, जीवन की ये जो जितने भी कड़वे घूंट है, इन कड़वे घूंटों को, कड़वे घूंट मतलब विपरीत परिस्थितियां, समस्याएं, मुश्किलें, इन मुश्किलों विपरीत परिस्थितियों को ही क्या कहा है, हाला कहा है। यही है शराब जीवन की। जैसे शराब नॉर्मली बनती किससे, कुछ फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीजें, उनको सड़ा करके शराब बनाई जाती है और उसका घूंट हमेशा कड़वा होता है। ठीक वैसे ही जब हम जीवन को धीरे धीरे जीते हैं, अनुभव लेते हैं, एक के बाद एक सोपान दर सोपान आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ कड़वे अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, इस तरीके के मिले जुले से अनुभव होते हैं। उस समय का समाज ऐसा था कि अच्छे अनुभव लोगों के पास थे नहीं। इस वर्ग विशेष की बात कवि कर रहा है, उसमें कड़वे अनुभवों की ही अधिकता थी। दुख ही दुख था प्रत्येक नागरिक के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। सिर्फ भारत की बात ना करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात ना करें, अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तब भी जीवन में दुख ही दुख थे, सिर्फ इंग्लैंड वाले लोगों को छोड़कर। तो ऐसी स्थितियों में जब हम वो कड़वे घूंट पीते हैं जीवन के, वही कवि क्या कह रहा है, हम जीवन रूपी हाला को पी रहे हैं, जीवन रूपी शराब को पी रहे हैं, और वही कड़वे अनुभव हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। वो है हालावाद। शराब का मतलब जनरली जो बात, जो हम जिस चीज को शराब के रूप में जानते हैं ना, जो बोतल में बंद आता है, लीकर होता है, उस शराब की बात नहीं की जा रही, बल्कि उसको तो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। वास्तव में बात किसकी की जा रही कविता में, जीवन के कड़वे अनुभवों के बारे में, जीवन की सच्चाइयों के बारे में। जो समस्याएं हमें पद दलित करती हैं, जो समस्याएं हमें एक उलझन में फंसा के रखती है, उन समस्याओं से बाहर आने के लिए जो आत्मबल, जनरली जब कोई बात नहीं बोली जाती ना किसी से, तब वो शराब का सहारा लेता, शराब पीने के बाद कुछ भी वो बोल देगा ना, उतना उसमें वो पता नहीं कैसा एक पावर आ जाता है। ठीक वैसे ही जीवन रूपी ये कड़वे अनुभव पीने से जीवन जीने का सलीका आ जाता है, जीवन जीने का तरीका आ जाता है, और कुछ सहन करने की शक्ति भी बढ़ती है। इसी को हालावाद कहा गया, और यही सब कुछ जो है हालावादी कविता में प्रस्तुत किया गया। नगेंद्र ने क्या कहा, छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता को व्यक्तिक कविता है ये, और यही व्यक्तिक कविता क्या है, हालावाद है। व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा है और प्रगतिवाद की अग्रजा है। अनुजा का मतलब होता है बाद में पैदा होने वाली बहन, अनुज का मतलब होता है बाद में पैदा होने वाला भाई, अग्रज का मतलब होता है पहले पैदा होने वाला भाई, और अग्रजा का मतलब होता है बाद में पैदा होने वाली बहन। तो छायावाद की अनुजा है और प्रगतिवाद की अग्रजा है। छायावाद के बाद आती है और प्रगतिवाद से पहले आती है। ये बीच का जो थोड़ा सा समय है, ये हालावाद का समय है, जिसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। ये व्यक्तिक कविता आदर्शवादी और भौतिकवादी दक्षिण के वामपंथीय विचारधाराओं, दक्षिण और वामपंथी विचारधाराओं के बीच का एक क्षेत्र है जहां सब कुछ है। वाम की विचारधारा भी है, दक्षिण की विचारधारा भी है, भौतिकवादी दर्शन की भी जो है समस्याएं हैं, आदर्शवादी जीवन की भी समस्याएं हैं, किसी को ना न कहने की भी समस्या है, किसी को डायरेक्ट ना कहने की भी वहां पर समस्या के रूप में वर्णन किया गया है। तो एक मिला जुला सा कविता का जो टेस्ट है, वो हमें इस व्यक्तिवादी कविता में, सॉरी इस व्यक्तिक कविता में जो हालावाद के रूप में प्रतिष्ठित हुई, इसमें देखने को मिलता है। जीवन के कड़वे अनुभव है यहाँ पर, आदर्शवाद के भी है, भौतिकवाद के भी हैं, दक्षिण भारतीय वाम पक्षीय हर तरह की विचारधाराओं के दर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। छायावादी समय की आदर्शवादिता भी है और प्रगतिवाद का कठोर यथार्थ भी है। इन दोनों के बीच का जो समय है, बीच की जो कड़ी है, वो है हालावाद। ये परिभाषा नगेंद्र की है। इस नवीन काव्य धारा को व्यक्तिक कविता या हालावाद या नव्य स्वच्छंदतावाद या उन्मुक्त प्रेम काव्य अथवा प्रेम व मस्ती के काव्य जैसी कई उपमाओं से वर्णित किया गया है, बात की गई है। ये सारे इसके नाम है, ध्यान रखना। व्यक्तिक कविता,
हालावाद, नव्य स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद तो छायावाद में है ही, ये नया स्वच्छंदतावाद, नए तरीके का स्वच्छंद। उन्मुक्त प्रेम काव्य, छायावाद में भी प्रेम है, लेकिन उसमें दर्शन समाविष्ट हो जाता है, आध्यात्मिकता उस प्रेम में हावी हो जाती है, इसलिए वो प्रेम जो है रहस्यवादी बन जाता है। यहाँ पर प्रेम रहस्यवादी नहीं बनता है, यहाँ पर प्रेम में आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि लौकिकता ज्यादा है। यहाँ कवि या फिर काव्य का नायक जो है ना, वो किसी आध्यात्मिक या अलौकिक वस्तु से या अलौकिक या आध्यात्मिक व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, बल्कि जीवन में मौजूद या तो किसी समस्या विशेष से प्रेम करता है या फिर किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करता है। और उस प्रेम के बाद जो निराशा उत्पन्न होती है, उस निराशा का जिक्र सबसे ज्यादा इस कविता में किया गया है। मिलन की परिस्थितियों की बजाय विछड़न की परिस्थितियों का ज्यादा जिक्र किया गया है। वियोग श्रृंगार इस काव्य में ज्यादा दिखाई देगा आपको। उन्मुक्त प्रेम काव्य है, खुला प्रेम काव्य है। प्रेम के साथ में मस्ती, मस्ती यानी कि उल्लास, प्रेम और उल्लास का काव्य है। दुख आया, जीवन में प्रेम किया अब दुख आया, दुख आया तो उसको भी आप खुशी खुशी सहन कर रहे हैं, उसको भी आप एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार का संदेश हालावादी कविता देती है। इस तरीके के वर्ण विषय पर आधारित कविताएं हालावादी युग की कविताएं है। क्लियर यहां तक? सर सर छायावाद और हालावाद, छायावाद में जैसे निराला जी ने सरोज स्मृति में लिखा है, उन्होंने अपनी घटना बताकर मतलब जनमानस से उसे जोड़ा है। हालावाद में भी आप बोल रहे हो व्यक्ति प्रधान है, तो मतलब जो समाज में व्यक्ति उनसे ही रिलेटेड है, तो मतलब क्या माइनर एक डिफरेंस है जो इन दोनों को बिल्कुल अलग करता है, थोड़ा सा अलग कर दे कि ये हालावाद में और ये छायावाद में? देखो, हालावाद के वर्ण विषय बताए मैंने, तो हालावाद कहने के पीछे क्या रीजन रहा है, क्या रीजन रहा बताओ? हालावाद क्यों कहा गया इसको? सर वही आपने व्यक्ति चेतना प्रधान बताया इसे, और ये किसी देखो, सिर्फ उसको व्यक्ति चेतना पर ही आधारित होकर मत मान लीजिए। व्यक्ति चेतना में भी किन विषयों के बारे में बात की गई है? आला ही, क्योंकि इस काव्य की प्रतिनिधि रचनाएं जो है ना, उनका वर्ण विशेष शराब और शराब से जुड़ी हुई चीजों के आसपास का है। और वहां शराब क्या चीज है? जीवन के कटु अनुभव। उस शराब को प्रतीक बना करके कविता में इस तरह का आत्मबल जगाने की कोशिश की गई है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक बन जाता है। पूरी मधुशाला में जो है कवि मैं की भाषा में बात करता है, और उस मैं में सब लोगों को आनंद आता है। शराबी तो एक व्यक्ति है, उस शराब का भोग एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उस शराब के भोग के उस पूरे वर्णन को हर व्यक्ति जो है आनंद के साथ स्वीकार करता है कि ऐसा तो हमारे साथ भी है। और दूसरी तरफ छायावादी रचना में क्या करता है, वो युग विशेष की प्रवृत्तियों को, वो उस समय विशेष की कुछ समस्याओं को उस काव्य में रखता है। वहां एक व्यक्ति की समस्या है हालावाद में, ठीक है, इसी वजह से वो व्यक्ति कविता है। दूसरी तरफ छायावादी रचनाओं में व्यक्तिवादिता के आरोप लगने के पीछे क्या कारण है? निराला ने सरोज के बारे में लिखा, ये उसकी व्यक्तिवादिता का आरोप है। लेकिन सरोज के बारे में लिखते लिखते उसने बताया कि बेटियां जो है वो कैसे एक पिता के लिए समस्या बन जाती है हमारे समाज में, क्यों वो समस्या बन जाती है, और उस समस्या को, वो समस्या वास्तव में कहाँ तक समस्या है, एक पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक बेटी की क्या भूमिका होनी चाहिए, परिवारजनों की क्या भूमिका होनी चाहिए, परिवारजन कैसे जो है एक इस तरह से टूटे हुए व्यक्ति को संबल दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, पूरा समाज सन्निहित हो गया उस विशेष विषय की कविता में। ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी। हालावादी रचना में रचनाकार बात करेगा अपने दुख के बारे में, अपने कष्ट के बारे में,
और लोग जो है ना वो लोगों के बारे में लिखेगा नहीं, हाँ, वो खुद से जुड़ाव महसूस करेंगे, बस खुद लोग जी उससे जुड़ेंगे। जी जी। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को ही हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो रचना है वो है मधुशाला। 1933 से 36 तक का जो समय है वो हालावाद का समय पाया जाता है। और बच्चन की मधुशाला से इसका जो है ये कहा जाता है कि ये हालावाद जो है ना, प्रवृत्ति विशेष, ये इस समय से आती है। लेकिन जब ऊब चुका पाठक वर्ग, थक चुका पाठक वर्ग, या जो छायावादी कवि रहे, आपको पता है कि 4-5 कवि ही ऐसे थे जो प्रमुखता से छायावादी कवि रहे हैं। उन्हीं की रचनाएं जो है एक तरीके से उस समय में साहित्य विशेष का स्थान प्राप्त करती है, 1918 से 1936 तक के समय में। तो ऐसे में बाकी के जो कवि थे वो इग्नोर किए जा रहे थे, और उन कवियों ने कहा कि हम इस तरीके की रचनाएं तो कर नहीं सकते, इतनी क्लिष्ट और इतनी जो है आत्ममुग्ध रचनाएं हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसी तरह की एक नई पद्धति स्टार्ट की, इसलिए इसको क्या बोला गया, नव्य स्वच्छंदतावाद। वहां पर भी स्वच्छंदता है, यहाँ पर भी स्वच्छंदता है, लेकिन स्वच्छंदता का ये एक नया रूप है। जैसे रीतिकालीन और छायावादी कविता की स्वच्छंदता में फर्क है, ठीक वैसे ही आपके छायावाद और उत्तर छायावाद यानी कि हालावाद की कविता में भी स्वच्छंदता की प्रवृत्तियों में अंतर है, विषय इत्यादि को लेकर के। जहां पर वो आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता, प्रतीक योजना इत्यादि को लेकर के अलग एक ढर्रे पर चलती है छायावादी कविता, वही हालावादी कविता नितांत स्वाभाविक है, शिल्प के स्तर पर बहुत साधारण है, शब्द चयन के स्तर पर एकदम साधारण है, बोलचाल की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। छायावादी कविता में उस तरीके का शिल्प, उस तरीके की शब्दावली, उस तरीके के प्रतीक इत्यादि नहीं है जो आम पाठक वर्ग कविता से अपने आप को जोड़ सकता था। आम पाठक जो था वो छायावादी कविता से विरक्त होने लगा था, तब हालावाद का जो है प्रचलन आया, और मधुशाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1918 से लेकर के 1936 तक कोई लोकप्रिय रचना रही है ना, वो यही रही है मधुशाला, और 1936 तक ही नहीं कहूंगा बल्कि आज तक कहूंगा। हालावाद नामकरण करने का श्रेय रामेश्वर शुक्ल अंचल को प्राप्त है। ये नामकरण जो है इसका हालावाद इन्होंने ही किया है, और विशेष करके मधुशाला की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए किया है। अब समस्या ये रही है कि मधुशाला से पहले, मधुशाला 35 में आती है, तो 33 के आसपास ये जो इस तरह की प्रवृत्तियां कहाँ में देखने को मिलती है। तो ये जो हालावादी कवि रहे ना, ये मंच के कवि रहे हैं, फिल्मों इत्यादि के कवि रहे हैं। नाटक इत्यादि जो है, जो नुक्कड़ नाटक या फिर गांव में जो छोटे मोटे नाटक खेले जाते थे, उनमें लेखन कार्य करने वाले कवि रहे हैं। मुख्य धारा के कवियों में इनका स्थान नहीं है, ये बाद में जो है मुख्य धारा में शामिल होते हैं। बच्चन ने मधुशाला लिखी, उससे पहले उन्हें कोई कवि के रूप में इतना नहीं जानता था। हाँ, कवियों से उनकी जान पहचान थी, मुलाकात थी, घर में साहित्यिक माहौल था, वातावरण था, सब कुछ था, लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि कवि के रूप में, साहित्यिक कवि के रूप में बच्चन को नहीं थी। कवि दो दो तरह के होते हैं ना, एक वो जो मंच पे कविताएं पढ़ते हैं, उनका साहित्य में कोई योगदान ज्यादा माना नहीं जाता, और दूसरे वो जो साहित्य में योगदान देते हैं, उनका मंच पे इतना ज्यादा कोई असर होता नहीं है। कोई गिने चुने ऐसे कवि हुए जिनका मंच और साहित्य दोनों ही अच्छा रहा। तो ये हालावादी रचनाकार जो थे ना, वो रुबाइयों इत्यादि से प्रभावित थे, उस तरीके की कविता शैली को फॉलो कर रहे थे। किसी न किसी कवि सम्मेलन में इस तरह की कविता बोली गई जिसका विषय शराब रहा है, शराबी रहा है, या शराब पिलाने वाली रहा है, या शराब खाना रहा है, शराब खाना मतलब मधुशाला रहा है। और बच्चन ने भी जब ये रचनाएं लिखनी शुरू की, आपको पता होगा इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्यों बच्चन ने ये मधुशाला लिखी, क्या इसके पीछे मोटिव क्या था। बच्चन की पत्नी बहुत लंबे समय से बीमार थी, तो वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी बहुत लंबे समय से। तो
उनके पास आर्थिक संकट थे, जीवन की दूसरी समस्याएं थी, रिश्तेदारियां, परिवार इत्यादि उन सब की समस्याएं थी। बच्चन ये महसूस करते थे हॉस्पिटल में जब उन्हें बहुत ज्यादा अवसाद और डिप्रेशन और चिंता इत्यादि का सामना करना पड़ता, तो वहां से उठ करके चले जाते। पास ही में एक बार बना हुआ था, मधुशाला बनी हुई थी, वहां उन्होंने ये नोटिस किया कि आदमी जो है दुनिया भर की समस्याओं से गुजरते गुजरते वो मधुशाला में आता है। यहाँ आने के बाद में वो 2 पैक लगाता है और सब कुछ भूल जाता है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार से कोई ऊंच नीच नहीं उसके दिमाग में, किसी प्रकार से कोई चिंता उसके दिमाग में उस समय में नहीं होती। वो अपने आप को एकदम तरोताजा और एकदम आत्मबल से युक्त मानता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा। जैसे होता है ना, शराब पीने के बाद लोग कहते हैं गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो वाली स्थिति। या शराब पीने के बाद कुछ भी बोल देगा, वो इतनी हिम्मत वो बना लेता है। एक आत्मबल भरती है शराब। इसको कवि ने प्रतीक के रूप में समझाया कि जीवन में जो जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, वो वास्तव में जीवन के कड़वे घूंट ही क्या है, जीवन रूपी हाला है। और उसे पीने के बाद व्यक्ति जो है, एक समस्या को पार करने के बाद व्यक्ति में थोड़ा सा बल आता है कि हाँ, मैंने इतनी बड़ी समस्या को भी क्या कर लिया, ठीक ढंग से टैकल कर लिया, हैंडल कर लिया उसको। अब तो ऐसी कोई भी समस्या आएगी तो मैं बड़े आराम से उसको पार कर जाऊंगा। तो ये जो तत्व थे वो रामेश्वर शुक्ल अंचल ने हालाबाद, सॉरी, बच्चन की मधुशाला और उस तरीके की दूसरी रचनाओं में देखे, और उसी आधार पे इसका नामकरण जो है हालाबाद किया गया। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा है। छायावाद का दूसरा उन्मेष द्विवेदी जी ने किसे कहा है? हालावाद को कहा है। दूसरा संस्करण है ये, एक तरीके से देखा जाए तो। पहला संस्करण छायावादी रचनाओं का है जिसमें रहस्यात्मकता है, आध्यात्मिकता है, जिसमें क्लिष्ट भाषा है। दूसरा ऐसा संस्करण है जिसमें रहस्यात्मकता नहीं है, साधारणता है, उसमें भाषा सरल है, उसकी बोलचाल की आम प्रयोग वाली भाषा है, और साथ ही साथ प्रतीक योजना इत्यादि भी इतनी सरल और साधारण है कि उसे हर कोई व्यक्ति आराम से समझ सकता है। इसलिए इसको छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति चेतना युक्त कविताएं हैं। हालावाद के प्रमुख कवियों में हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा जो कि एक अच्छे उपन्यासकार कथाकार भी रहे हैं, रामेश्वर शुक्ला अंचल, नरेंद्र शर्मा इत्यादि है। इसमें से 2 लोग ऐसे हैं, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन को भी ले लीजिए, और नरेंद्र शर्मा, ये ऐसे हैं जो नाटकों के लिए, फिल्मों के लिए, थिएटर के लिए भी बराबर से लिखते रहे हैं। इस वजह से, और जो लोग फिल्मों के लिए लिखते हैं, नाटकों के लिए लिखते हैं, साहित्यिक नहीं बल्कि दूसरे साधारण नाटक इत्यादि में जो लोग काम करते हैं, उनकी भाषा हमेशा सरल रहेगी। जैसे पत्रकारिता में काम करने वाले लोगों की भाषा बिल्कुल सरल होती है, ठीक वैसे ही। क्यों? क्योंकि इन्हें जन समूह को संबोधित करना होता है, किसी गोष्ठी में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल पर्सन्स के ग्रुप को संबोधित नहीं करना होता है, इसलिए भाषा को वहां पर सरल रखना आवश्यक है। यही वजह है कि इन सारे लोगों की भाषा जो है सरल है, बाकी कवियों की तुलना में, बाकी रचनाकारों की तुलना में इनकी भाषा आसानी से समझ में आती है, सुगम है।